थोड़ा भैया फार्माकोग्नोसी में से एलर्जी और इरिटेंसी। मेजरली एलर्जी को डिस्कस करना है, लेकिन एलर्जी और इरिटेंसी में डिफरेंस पता होना चाहिए। इरिटेंसी इरिटेंसी एक लोकलाइज्ड सुपरफिशियल रिएक्शन ऑफ स्किन टुवर्ड्स एन इरिटेंट। लोकलाइज एक्शन है, मतलब सिर्फ वहीं पर होता है, किसी और जगह पर नहीं जाता। सुपरफिशियल का मतलब या तो स्किन हो सकता है या म्यूकस मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर लिखा गया स्पेसिफिकली कि रिएक्शन ऑफ स्किन, लोकलाइज सुपरफिशियल रिएक्शन ऑफ स्किन टुवर्ड्स एन इरिटेंट। किसी इरिटेंट की वजह से कोई लोकलाइज सुपरफिशियल रिएक्शन हो जाता है स्किन पर, इसको इरिटेंसी कहते हैं। अब सबसे ये वाला जो ये यूनिवर्सल रिएक्शन है, यूनिवर्सल रिएक्शन है मतलब ये हर एक को सेम इफेक्ट देता है और हर एक इससे इफेक्ट होता है। जैसे डाइल्यूट एसिड, अगर किसी भी इंसान की स्किन पे डाइल्यूट एसिड गिर जाता है तो उसको इरिटेंसी होगी, इचिंग हो सकती है वहाँ पर। मे बी अगर कुछ ज़्यादा एसिड डाइल्यूट नहीं है, कंसनट्रेटेड है, तो बर्निंग भी हो सकती है, फिर ज़्यादा मसला हो, उसको इरिटेंसी नहीं होती। वो तो डिल्यूट एसिड की वजह से जो इचिंग सी होती है, वो अजीब सा वो हो जाता है हालात, वो इरिटेंसी में आता है। सेकेंड टर्म है एलर्जी। एलर्जी की हिस्ट्री बहुत पुराने पेपर्स में मिलती है, एवरेज पायरस तक में मिलती है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन की थी वो वाइन बर्कवेट ने की थी। एलर्जी की डेफिनेशन थी एक अनयूजुअल रिस्पॉन्स होगा बॉडी का, अनयूजुअल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टुवर्ड्स थिंग और कंडीशन। बॉडी का अनयूजुअल रिस्पॉन्स है किसी चीज़, थिंग और कंडीशन की तरफ जो दूसरों के लिए हार्मलेस होगी। एलर्जी और इरिटेंसी में सबसे पहला फ़र्क यही है कि इरिटेंसी हर एक को इफेक्ट करती है, लेकिन एलर्जी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लेकिन दूसरा बंदा उसी एलर्जी से का, उसी एलर्जन का दूसरे बंदे पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये एलर्जी और इरिटेंसी, लेकिन इरिटेंसी हर एक को सेम इफेक्ट देगी और हर एक को इफेक्ट करेगी। अब पोलन ग्रेन से कई लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन बहुत से दूसरे लोगों को उससे एलर्जी नहीं होती। डस्ट एलर्जी बहुत से लोगों को होती है, लेकिन दूसरे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको डस्ट एलर्जी भी नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, नॉर्मल इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है और अनयूजुअल रिस्पॉन्स होता है। इम्यून सिस्टम नॉर्मल है लेकिन रिस्पॉन्स अनयूजुअल है, मतलब आमतौर पे ये रिस्पॉन्स नहीं आता और कुछ में आ जाता है। ये लोकलाइज भी हो सकता है। इरिटेंसी सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज है, लेकिन इसका डिपेंड करता है, ये लोकलाइज भी हो सकता है और सिस्टेमिक भी हो सकता है। ये असल में एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी की एक टाइप में जाते हैं, सब टाइप्स हाइपर सेंसिटिविटी आगे देखते हैं। इसकी कॉजेज जेनेटिक कॉज होती है मोस्टली, सबसे ज़्यादा यही जीन्स में जल्दी आ रही होती है। या एंडोक्राइन फंक्शन जो होता है वो लॉस हो जाता है, डिसफंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसकी वजह से एलर्जीज हो सकती हैं। साइकिक डिसऑर्डर्स वगैरह, इन चीज़ों की वजह से एलर्जी हो सकती है। अब एलर्जी के लिए दो एक्सपायर होते हैं, प्राइमरी एक्सपायर और सेकेंडरी एक्सपायर। प्राइमरी एक्सपायर में इम्यून सिस्टम, जब एलर्जन इम्यून सिस्टम के अंदर एंटर हुआ है तो ये वाला वो एक्सपायर होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं लेकिन रिएक्शन नहीं कोई देती। एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन, पहली दफ़ा बस एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, इतनी देर तक वो ख़त्म हो जाता है, सब कुछ एलर्जी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है तो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का रिएक्शन होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होता है इसमें। क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो एक दफ़ा बन चुकी होती हैं ये फिर बॉडी में रहती हैं मेमोरी सेल्स की वजह से। जो एलर्जन कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इम्यून सिस्टम को
सेंसिटाइज कर सकता है, उसको एलर्जन कहते हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी छोटी कोई भी आम से आम चीज़ हो सकती है। जैसे कोई कुछ लोगों को ये मुर्गियों के जो पर वगैरह होते हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है। और लोगों को फलों से भी एलर्जी होती है, कुछ खास किस्म के बाल होते हैं, मतलब कुछ लोगों को किसी फल से, किसी को किसी फल से एलर्जी भी। दो किस्म के एक्सपोजर होते हैं। जब पहली दफ़ा कोई भी एलर्जन बॉडी में एंटर होता है तो डायरेक्टली वो नहीं, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होता उस टाइम। एंटीबॉडीज़ उस टाइम सिर्फ बनती हैं लेकिन रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब दोबारा वही सेम एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होगा तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, ये सेकेंडरी एक्सपोजर होता है। एंटीजन एंटीबॉडी है क्या? एंटीजन हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन प्रोटीन्स होते हैं जो सेल सर्फेसिस पे पाए जाते हैं, या जो किसी भी आने वाली फ़ौरन चीज़ को पहचानते हैं और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। ये एंटीजन होते हैं, पहचानते हैं इसको। इनके खिलाफ जो भी कोई, ये बाहर से आने वाली प्रोटीन भी हो सकती हैं। कुछ बॉडी के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को भी एंटीजन कहते हैं, जैसे एंटीजन ए, एंटीजन बी, ये बॉडी के अंदर वाले एंटीजन है। लेकिन कुछ एंटीजन, इम्यूनोजन और अलर्जन एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। तो एंटीजन कोई बाहर से आने वाला भी फॉरेन सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी को सेंसिटाइज करती है, बॉडी के स्पेशल रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करती है। फिर वहाँ जाके क्या बनते हैं, इनके खिलाफ, इन एंटीजन के खिलाफ ही बॉडी स्पेशल किस्म की फिर प्रोटीन्स बनाता है, उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो एंटीजन के खिलाफ बनती हैं। ज़्यादा कुछ एंटीबॉडीज़ बॉडी में पहले से, मतलब इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पे होते हैं। जैसे एंटीजन ए के खिलाफ अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी ए एंटीबॉडी पहले से ही, लेकिन ये बाय बर्थ होती हैं। ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ बाद में बनती हैं, एक्सपोजर के बाद, प्राइमरी एक्सपोजर के बाद। और हम उन एंटीबॉडीज़ की बात करें जो एक्सपोजर के बाद बनती हैं। ये एक्सपोजर के बाद जब बन जाती हैं उस टाइम फर्स्ट प्राइमरी एक्सपोजर में एंटीजन आया, एंटीबॉडीज़ बना ली, और एंटीजन से एंटीजन की एंट्री और एंटीबॉडीज़ बने, इसको, इसी प्रोसेस को सेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज हो गया ये। और सेकेंडरी एक्सपोजर में अगर दोबारा कभी ये एंटीजन दोबारा आया तो बॉडी ने पहले से ही तैयारी कर रखी होती है। अब क्योंकि पहली दफ़ा तो ये फ़ौरन सब्सटेंस आया, किसी को पता ही नहीं होता कि इसके खिलाफ करना गया, तो आहिस्ता आहिस्ता बनाते बनाते एंटीबॉडीज़ बनती हैं। लेकिन जब दोबारा यही चीज़ आती है तो हमारी बॉडी मेमोरी सेल्स तैयार होते हैं हमारी बॉडी में। उन मेमोरी सेल्स के पास इंफॉर्मेशन होती है कि ये मेमोरी सेल इसको पहचानता है कि ये वो ही वाली एंटीजन है जो पहले आ चुका है, और ये मेमोरी सेल फौरी तौर पे एंटीबॉडीज़ बनते हैं। अब एंटीबॉडीज़ बनने में अब टाइम नहीं लगता, पहली दफ़ा एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है क्योंकि मेमोरी सेल्स नहीं होते। तो ये सेकेंडरी एक्सपोजर है जिसमें मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब प्राइमरी एक्सपोजर होता है तब कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते एलर्जी का, मतलब इंसान को पता भी नहीं चलता कि एलर्जी हुई है, उसे कुछ हुआ है। लेकिन जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है तो फिर साइन और सिम्टम्स हर चीज़ शो होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन भी होगी वहाँ पर, इंसान को पता भी चलेगा क्योंकि अब रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन। जब मेमोरी सेल एंटीजन आए, मेमोरी सेल वो हुए, एंटीबॉडीज़ बनी, एंटीबॉडीज़ के बनने साथ साथ ही कुछ एलर्जिक मीडिएटर्स भी रिलीज होते हैं। एलर्जिक मीडिएटर्स ये सब्सटेंसेस होते हैं, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स या मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं, ये रिलीज़ होते हैं एलर्जी मीडिएटर्स। जब सेकेंडरी एक्सपोजर में ये भी रिलीज़ होते हैं और साइन और सिम्टम्स में ये अहम रोल प्ले करते हैं। इनमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हिस्टामीन। हिस्टामीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एलर्जिक मीडिएटर्स होता है। ये एलर्जी के दौरान, ये पहले से हर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं बॉडी में, उनमें पहले से प्री फॉर्म मीडिएटर है। जैसे हिस्टामीन मुझे याद है वहाँ पे स्टमक में हमने पढ़ा था, स्टमक में भी हिस्टामीन होता है पैक्ड। ये पैक्ड वेसिकल्स होती हैं, इनको जब तक इनके रिसेप्टर पे आगे H2 रिसेप्टर पे नहीं आगे कोई चीज़ लगती तब तक ये हिस्टामीन ही रिलीज़ होता बॉडी। जब एलर्जिक मेडिएटर्स की ज़रूरत होती है फिर ये हिस्टामीन रिलीज़ हो जाता है, ये पहले से बना हुआ होता है। और हिस्टामीन के बाद कुछ ऐसे मेडिएटर्स होते हैं जो बनाए जाते हैं बाद में, उनमें आ जाता है ब्रैडिकाइनेंस
प्रोस्टाग्लैंडिन्स और स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हिस्टामिन इसके लिए इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए बहुत फेमस है। हिस्टामिन आई थिंक ये किसी वो वाइट ब्लड सेल से भी रिलीज होता है। एलर्जी रिएक्शन आमतौर पे इतने सीवियर नहीं होते, वो रिकवर हो जाते होते हैं, लेकिन कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, मतलब इतनी वो उससे डेथ भी हो सकती है। उन्हें कहते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शन, ये रिएक्शन इतने स्पीड अप होते हैं, इनमें सारे काम इतने जल्दी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता एनाफाइलिस, और डेथ हो जाती है। ये ऐसा एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें एलर्जिक रिएक्शन विच लेड्स टू डेथ, जो डेथ कॉज कर देता है। इसमें क्या होता है, एकदम से रिस्पॉन्स आता है, बीपी डाउन हो जाता है, स्मूथ मसल रिलैक्स करके डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होगी एकदम से, जब अब खून ही नहीं पहुंचेगा दिल तक, या इस तरह के बीपी डाउन हो गया, सारे जिसम में अब खून की सप्लाई हो गई, इफेक्ट हो गई, एकदम से फिर एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाता है और डेथ कॉज हो जाता है। अब हमने मैं पीछे कहा कि एलर्जी और इरिटेंसी में क्या डिफरेंस है। एलर्जी सबको नहीं होती, कुछ लोग किस चीज़ से एलर्जी होता है, कुछ नहीं होता एलर्जी उसी चीज़ से, और इरिटेंसी हर किसी को होती है। अब एलर्जी क्यों नहीं हर किसी को सेम इफेक्ट करती, यूनिवर्सल रिएक्शन क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? ये है हमारी बॉडी बैरियर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैरियर उसको रोक रहा है। हमारी बॉडी में 6 टाइप्स के बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, टेम्परेचर या फीवर। इधर ना बुखार अच्छा होता है, वो कई चीज़ों में बुखार ना हो तो वो करवाया भी जाता है कुछ केसेस में, जैसे कहते हैं अंदर ही अंदर बुखार नहीं रहना चाहिए, वो कंडीशंस खतरनाक होती हैं। इन्फ्लेमेशन, ये चीज़ें जिनको हम वो समझते हैं कि ये अच्छी नहीं है, ये भी हमारे फ़ायदे की नहीं, ये भी बैरियर्स में ही आती हैं। सेलुलर बैरियर्स और मॉलिक्यूलर बैरियर्स, मॉलिक्यूलर लेवल तक बैरियर्स हैं। ये मॉलिक्यूलर बैरियर्स ही असल में इन्हीं को एंटीबॉडीज कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन है ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ये असल में एंटीबॉडीज हैं। यहाँ तक ज़रूरी नहीं है यहाँ तक बात पहुँचे, और यहाँ तक बात पहुँचती है तब साइन एंड सिम्टम्स शुरू होता है, तब ही एक्सपायर होता है प्राइमरी, अभी सेकेंडरी एक्सपायर होता है। तो अगर फिजिकल बैरियर में सबसे पहले इंसान अगर गिरने लगता है या कुछ भी होता है, सबसे पहले हमारे जो बाल होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब बाल भी एक बैरियर होता है जिसे, और इसके अलावा हमारे जो हाथ होते हैं, अगर हमारे सर को बचाने के लिए सबसे पहले हमारे हाथ आगे की तरफ आते हैं, ये भी फिजिकल बैरियर्स में ही आता है। और स्किन, हमारी स्किन सबसे पहले, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आएगा पहले उसका स्किन से वो होता है, स्किन से इन कॉन्टैक्ट हो गया फिर वो अंदर, स्किन सबसे पहला बैरियर है, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर, और ही बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है, बहुत सी चीज़ें यहाँ से रुक जाती हैं, फिर हेयर। केमिकल बैरियर, केमिकल बैरियर में स्किन के ऊपर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की ग्लैंड रखा है, स्विशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इनके जो सिक्रेशंस हैं ये एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं, मतलब कुछ बैरियर्स को, काफ़ी बैरियर्स को तो यही रोक लेती हैं। म्यूकस, स्वेटिंग या स्विशियस ग्लैंड वगैरह की सिक्रेशन, ऑयली सिक्रेशन होते हैं ये। फीवर या टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जब बॉडी का होता है, बहुत से बैक्टीरियाज, वायरसेस जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, और टेम्परेचर हाई और हमारी बॉडी का होता है, उसी से उनके किलिंग शुरू हो जाती है और वो किल हो जाते हैं। जो यहाँ से भी बच जाते हैं वो इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर दी जाती है। इन्फ्लेमेशन ऐसे होती है, वाइट ब्लड सेल्स का अटैक हो जाता है उन पर, इन्फ्लेमेशन फिर इससे रोका जाता है। ये भी ना हो तो सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में फैगोसाइटोस, फैगोसिस्टिक सेल्स, WBCs आमतौर पे आते हैं इसमें। और फिर अगर इनसे भी ना रोका जाए तो फिर एंटीबॉडीज़ तक आते हैं। तो बहुत से लोगों में फिजिकल बैरियर या केमिकल बैरियर ये यहाँ कहीं रुक जाता है, किसी में इधर रुक जाता है, किसी में इधर रुक जाता है,
वो एलर्जन इसलिए यहाँ तक मॉलिक्यूलर बैरियर तक नहीं आ पाता, जिसकी वजह से उनको एलर्जी नहीं होती उस चीज़ से, वो एलर्जी नहीं हो पाती। दूसरे लोगों जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनका फिज़िकल बैरियर भी, इन सारे बैरियर से वो बचते हुए यहाँ तक आ जाता है और फिर एंटीबॉडी जनरेट हो जाते हैं। फिर अगले स्टेप में दोबारा एक्सपायर होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और वो इससे एलर्जी हो जाता है। अब एक कुछ जो पोलन, एक पोलन जो है ना, अगर रेड वीट ग्रास, ये जो है इसके ऊपर, इसके पोलन ग्रेन के ऊपर और डिफरेंट टाइप के एंटीजन है, एंटीजेनिक फ्रैक्शन है। अब हर इंसान को, अब जितने भी लोग इस वाली ग्रास से एलर्जी होती है जिन लोगों को इनसे, तो ये फाइंड करना बहुत मुश्किल है कि इन 8 में से कौन से एंटीजन इफेक्टर उनमें जाके इफ़ेक्ट कर रहा है और किस लेवल पे इफ़ेक्ट कर रहा है, कौन से बैरियर। तो इसलिए ये एलर्जी एक साइंस की अलग से ही ब्रांच बन रही है, उनकी स्पेशलाइजेशन भी अलग से होती है एलर्जी में। यहाँ तक मैंने सुना है इस्लामाबाद में एक स्पेशल सेंटर है एलर्जी का।